ये इब्हाम है क्या जो इस वक्त चल रहा है? जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो इन तमाम जो ताने बाने हैं इनको जोड़े बगैर वो अपने अंजाम पे नहीं आ सकता। किस बात पे आसिम मीर साहब जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे ईरानी की आदत को? असल चीज है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी की आदत से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो आप देख कैसे रहे हैं प्रॉस्पेक्ट इसके, कितना पायदार अमन होगा ये? पाकिस्तान जो है वो इससे बढ़ के अब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक प्लेयर बन रहा है। अमेरिका की नई जियो स्ट्रेटेजी जो है वो रोल आउट हो रही है। पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा एक इम्तिहान होगा। तो कौमें जब तरक्की करती हैं तो ऐसे ही मुश्किल काम उनको करने पड़ते हैं। ईरान के अभी कुछ पीस पैक्ट हो जाता है, कुछ भी सिचुएशन बनती है, ईरान के अंदर होगा क्या? क्या दोबारा से कोई अपराइजिंग का खतरा है या यही रजीम कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी? रजीम अंदर से इवॉल्व हो रही है। कुछ अवामी दबाव है, कुछ इक्तसादी हालात हैं, कुछ जो है ना रजीम की अपनी नालायकियां और गलतियां हैं कि उन्होंने जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे इस कदर तवज्जो दी कि वो लेने के देने पड़ गए उनको, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी उस पर ध्यान नहीं दिया। नैरेटिव से आमिराना में खुश आमदीद। और जैसे ही वेस्ट एशिया में सूरत हाल दिगरगूं हो रही है, कभी लगता है कि हालात जो है सुलह की तरफ जा रहे हैं, अचानक कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं जैसे लगता है कि दोबारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा। तो ये जाहिर है कि इस तरह के जो तनाजुर होते हैं, सिचुएशन होती है, तो उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन हमारे पास कुछ माहिरीन हैं वो जो इसको बहुत अच्छा एनालाइज कर सकते हैं इस पूरी इबहम और एम्बिग्विटी की सूरत हाल में, कि असल में सूरत हाल जाएगी कहाँ। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान में हैं, और वजीर आजम सऊदी अरब के बाद कतर में पहुंचे हैं, और अमेरिका से कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ धमकियां में, कुछ सुलह के पैगामात। तो ये हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पे हम नज़र रखते हैं हमेशा मुस्तकबिल के ऊपर। जो भी सूरत हाल बनती है तो हमें कोई आज से एक माह के बाद का सिनेरियो कैसे नज़र आ रहा है गल्फ में, वेस्ट एशिया में, और ख़ास तौर के ऊपर ईरान के अंदर। तो हमारे पास इस मौजू के बहुत ही अहम जो एक्सपर्ट कामरान बुखारी साहब हैं, न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर हैं, जाने पहचाने हैं और तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चूंकि सूरत हाल भी गंभीर है और इसमें वक्त भी सबके पास कम है। तो पहले तो हम खुश आमदीद कहेंगे कामरान बुखारी साहब को कि बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पहले तो थोड़ा सा तजिया कीजिए, ये इब्हाम है क्या जो इस वक्त चल रहा है? जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया दावत देने का। देखें, मजमूई तौर पे दो किस्म के अभाम है। एक तो ईरान को जो जीरो इनरिचमेंट के ऊपर, यानी अपनी सरजमीन के ऊपर वो यूरेनियम को इनरिच नहीं कर पाता, ये एक अमरीकी जो है वो रेड लाइन है। तो उसको किसी तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करना है, और वो एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसको इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब हाँ भी हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि हमने बिल्कुल घुटने टेक दिए। तो ये तो एक कुदरती अमल होता है किसी भी मुज़ाकरात में, जहां मुज़ाकरात में स्टेक्स इतने हाई हों और सेंसिटिविटी इतनी हाई हो, और फिर जो है जंग हो चुकी है, मुल्क की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है, नीचे के लोग ऊपर आ चुके हैं, तो माहौल जो है वो बहुत ही केओटिक है। इसी वजह से हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो मुलाकात हुई थी नायब सदर जेडी वैंस और मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो ईरान के स्पीकर, उन दोनों के डेलीगेशन के दरमियान वो किसी नतीजा खेज जो है पॉइंट पे तक नहीं पहुंची। क्योंकि मुझे लगता है कि जो डेलीगेशन आया हुआ था, गालिबाफ साहब गो के इस वक्त वो यूं समझिए कि एक डिफैक्टो जो हैं वो लीडर हैं ईरान के। क्योंकि वो जो आईआरजीसी है, तो उसका जो सबसे मोस्ट लार्जेस्ट फैक्शन कह लें, उसके वो पॉलिटिकल लीडर हैं। एक तो वो साबिक जर्नैल भी हैं और वो उस फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका जो फैक्शन है और पूरी जो मजमूई तौर पे आईआरजीसी है,
वो जाहिर है तितर बितर हुई है, मतलब उसके नए लीडर नीचे से ऊपर आए हैं, क्योंकि वो जो पहले वाले लीडर थे वो मारे गए। फिर जो उन्होंने जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन इख्तियार की है ऑपरेट करने के लिए इस जंग में, जो है रेजिस्ट करने के लिए, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उस वजह से भी जो ऊपर की क्यादत तो नई थी ही, जो नीचे फील्ड की क्यादत है, जिनके हाथ में जो है वो, जिन पे वो रिलाय करते हैं, मतलब जवाबी कार्रवाई करने के लिए और अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए, जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको मैनेज करने के लिए, वो भी स्टेक होल्डर बन गए। तो आई थिंक कि ये एक इशू है जिसको हैमर आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब जो है वो ईरान में बैठे हैं। बल्कि कोई एक मैंने वो ईरानी खबर रसा जो उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है इरना, उनकी एक ट्वीट थी गालिबन के, वो तस्वीर में दिखा रहे हैं कि वो आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं खत्मुल अंबिया जो हेडक्वार्टर्स है, जो कि एक यूं समझिए कि ईरानी हुकूमत का वो वर्जन है जो पाकिस्तान का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स है चकलाला में। तो वो वहां बैठे हुए हैं, वो जर्नलों से बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कन्विंसिंग चल रही है कि भाई ये जो है अब आप मान जाएं। तो ये जो डिप्लोमेसी है, यानी उनका वहां जाना, वजीर आजम का सऊदी अरब जाना और फिर आगे तुर्की जाना, ये सब जो है एक कुदरती अमल है, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो इन तमाम जो ताने बाने हैं इनको जोड़े बगैर वो अपने अंजाम पे नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बात की कि बातचीत चल रही है, वो किस बात पे आसिम मुनीर साहब जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे ईरानी क़यादत को, और आपने इस मिलिट्री वॉरफेयर की मोज़ैक की बात की कि ये बड़ी हर्डल नहीं बन गया कि ये तो वॉर टाइम में तो काम करता है, लेकिन जब मरहला पेश आए ट्रांजिशन का, उसको मामले को कोई सुलह सफाई की तरफ लेके जाना हो, तो कंसेंसस नहीं हो पाता और उसमें बहुत सारे जो है इरिटेंट्स आ जाते हैं। ये दो को कैसे आप लिंक करके देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आमिर भाई। इसमें देखें, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि चूंकि उनकी जो चेन ऑफ कमांड को स्ट्राइक किया गया, और वो चेन ऑफ कमांड जो थी प्री एग्जिस्टिंग वो एलिमिनेट होगी, वो पहले से ही बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। यानी आईआरजीसी डोमिनेंट है सिस्टम के ऊपर, और आईआरजीसी के अंदर भी जो है वो धड़े हैं। लेकिन वो उनकी लीडरशिप कायम थी, वो एक सिस्टम चला आ रहा था, एक स्टेटस को बरकरार था। तो कुछ तो वो एलिमिनेट, उसको बहुत बड़ा झटका लगा पिछले जून में जब वो 12 दिन की जंग हुई थी, उनकी ऊपर की क्यादत एलिमिनेट होगी। उसकी वजह से जो है जो उनकी रेगुलर आर्म फोर्सेस है अर्तेश, वो उभर के भी सामने आए। फिर दोबारा अब जब ये जंग हुई है तो इसमें मजीद लोग एलिमिनेट हो गए। और आई थिंक कि उन सब लोगों को खतरा भी है कि भाई जो है वो कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। तो आई थिंक जो आसिम मुनीर साहब हैं वो उनकी जो तहफुजात हैं उनको दूर करने के लिए गए हुए हैं। उनको एम्पावर्ड हैं वो ट्रम्प व्हाइट हाउस की तरफ से कि आप जाके उनको मनाएं, आप जाके उनको राजी करें, उनके जो भी तहफुजात हैं उनको दूर करें। क्योंकि देखें, सालिस यही करता है ना जी, कि जो है वो अमेरिका खुद से तो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा ना फिल वक्त। बिल्कुल। वो पाकिस्तान इज इन द रूम, लेकिन अमेरिका हर वक्त उस रूम में हो नहीं भी नहीं सकता। ठीक है। और फिर कुछ मुज़ाकरात की लॉजिक ऐसी होती है कि आप जो है हर वक्त अवेलेबल, यू डोंट वांट टू लुक लाइक यूर अवेलेबल हर वक्त। तो अमेरिका का ये भी एक इम्पेरेटिव है, वो अपने आप को जरा पीछे हट के रखे। तो इसमें फिर कौन बात करेगा? पाकिस्तान ही बात करेगा। तो पाकिस्तान सिर्फ मैसेजेस इधर उधर नहीं कर रहा, और ना ही मीटिंग्स जो है वो इस्लामाबाद में हो रही हैं। यानी वो मैकेनिकल चीजें हैं। जो ठीक। असल चीज है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है ईरान की, और जाहिर है फिर एक इनडायरेक्टली जो है वो परसेप्शन शेपिंग अमेरिका की भी हो रही है, क्योंकि वहां से जब वो बात करके आते हैं फिर अमेरिका से रिकनेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं यार ये देखें, ये हमने ये सुना, वो ये कह रहे हैं। तो फिर जाहिर है व्हाइट हाउस जो है वो ये तो नहीं कहता कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पैगाम पहुंचा दिया, अब हम आपसे तब बात करेंगे कि जब जो है हम कोई फैसला ले रहे हैं। नहीं, वहां पे भी एक ऑर्गेनिक बातचीत चल रही है। वहां पे भी एन मुमकिन है, बल्कि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी की आदत से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन कि इसको। तो ये एक बड़ा डायनामिक प्रोसेस है, ये सारी चीजें मंजर आम पे नहीं आती। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर दो लोगों के दरमियान
तनाजा चल रहा है, तो कुछ सालसी का किरदार तीसरा करने आ रहा है, तो वो उसके मैकेनिक्स क्या होते हैं? वही मैकेनिक्स जो है, जब जो इनफरादी लेवल पे होते हैं, वो अकवामी लेवल के ऊपर भी, कौमों के लेवल पे भी ये इसी तरह होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इनफरादी लेवल के ऊपर। और सालिस का किरदार जरा मुख्तलिफ होता है। वो जो मीडिएट कर रहा होता है, जो डाकखाने से ज़्यादा बढ़ के, पोस्ट ऑफिस से बढ़ के होता है। आपको तो पता है, ये हमारे पूरे इस रीजन के अंदर, पंजाब की पंचायत हो, केपी का जिरगा हो, बलूचिस्तान का जिरगा हो, उसमें जो सालिस से काम करता है कि कोई डिस्प्यूट हो, दोनों से जमानत लेके रख लेता है, और जिस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट हो उसको अपने कब्जे में कर लेता है। ये इस मामले में पाकिस्तान कौन सी चीज है जो दोनों से ले सकता है, जो तस्फिये में काम आए और तस्फिये के बाद फिर लेन देन में काम आए? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ ऐसी रूमर्स चल रही हैं कि एनरिच यूरेनियम जो है, वो चाहता है कि पाकिस्तान को उसके हवाले कर दिया जाए, ताकि कम से कम ईरान की क़यादत भी उस पर राजी हो जाए और अमेरिका को भी उस पर एतराज ना हो। देखें, एक होता है रूमर और हम्म। एक होता है रूमर इंटेलिजेंस। हम्म। रूमर इंटेलिजेंस जो होता है, उसकी जो सनद होती है वो कुछ थोड़ी सी बेहतर होती है, कि वो जो है वो थोड़ा सा हकीकत के करीब होता है। तो मैं इस इन खबरों को रूमर इंटेलिजेंस समझूंगा, कि ना ही वो पूरी तरीके से उनकी तस्दीक की जा सकती है, यानी फिल वक्त, यानी वो उनको हम जूं का तू नहीं ले सकते। तो दूसरी तरफ ये भी है कि वो उसमें कुछ सदाकत हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि ये होती है, लीक्स होती हैं। ठीक ठीक। है, किसी, ये हमें मंजरे आम पे कैसे आती हैं? किसी ने को खबर छोड़ी होती है, ठीक है। रूमर में फर्क ये होता है कि किसी ने अफवाह फैला दी, ठीक है, तो वो वाइल्ड फायर की तरह वो फैल गई। रूमर इंटेलिजेंस का होता है कि वो बेसिकली बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की लीक होती है, जो कि किसी ने जो है ना रिलीज कर दी, और उसके बाद फिर वो इकोसिस्टम में गर्दिश करती है। तो आई थिंक कि जो है, ये हो सकता है कि पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा करे। हम्म। लेकिन ये इसका जो ऑफिशियल तरीका है ना, ये आईएईए के थ्रू होता है। ये ठीक। इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आ, माजी में जो है, रूस ने भी कहा कि भाई हम वो आपसे वो ले लेते हैं इनरिच यूरेनियम। और गालिबन जब वो 2015 की डील जब ओबामा इंतजामिया में हुई थी, तो मुझे अब याद नहीं सही तरीके से पड़ता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि उस वक्त कुछ रूस ने भी किरदार अदा किया था इसी हवाले से, कि जी आपका जो स्टॉक पाइल है उसको हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर दें। तो अब मुझे याद नहीं सही तरीके से कि वो आया, किस हद तक वो प्रोटोकॉल जो है अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन देखें, ये, आई डोंट थिंक कि ये एक इशू है। आई थिंक इन द एंड पाकिस्तान के लिए जो है, जो ज्यादा अहम बात है, वो बिग पिक्चर है। और वो बिग पिक्चर ये है कि पाकिस्तान एक सालसी का किरदार कर, ये एक टेक्निकल सा मामला है, ये एक छोटा टेक्निकल मामला है, कि अच्छा यार, वो हमारी जो इनरिच यूरेनियम है, वो हम उन किसी और को तो नहीं देना चाहेंगे, तो आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये अगर ईरानियों ने बात शुरू की है और फिर पाकिस्तानियों ने कहा है कि अच्छा, सोचते हैं, तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं सोचेंगे, वो फिर अमरीकियों से भी बात करेंगे कि यार, उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे हमारा सारा जो हाईली इनरिच यूरेनियम है, स्टॉक पाइल है, वो लेना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ पाकिस्तान को देंगे। तो फिर अमेरिका के कोर्ट में बॉल आ जाती है कि हाँ भाई, अब क्या आपके लिए ये काबिल कबूल है? और फिर सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। और फिर देखें, ये बड़ा नाजुक मामला है यहाँ। जो अदम एतमाद की इंतहा है। तो हम्म। अमेरिका वेरीफाइबली चाहेगा कि वो जितना स्टॉक पाइल है उसको बामहफूज मुल्क से बाहर जो है निकाला जाए। ये एक टेक्निकल मामला है, इसमें सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स देना दरकार है, जो टेक्निकल लोग आ, ये ऐसा नहीं है कि ईरान ने कहा यार ये हमारा ट्रक है तो आप ले जाएं बैठ के। यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनको जाना पड़ेगा, उनको तस्दीक करनी पड़ेगी, कि वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जो स्टॉक पाइल है ये वही स्टॉक पाइल है, और तो नहीं कहीं कोई छुपा पड़ा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के जाहिर है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी एक दौर में खासा सवाल उठाए जाते रहे।
तो ये मामला तो फिर जाहिर है कि खासा सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो सालिस है पाकिस्तान, एक छोटी मीडियम साइज की स्टेट है, एकदम से उसका डिप्लोमेटिक जो पूरा प्रोफाइल है, वो लग रहा है कि वो खासा बबल अप हो गया हुआ है। अगर कोई सालसी दोनों में हो जाए, तो आप देख कैसे रहे हैं प्रोस्पेक्ट इसके कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद कितना पायदार अमन होगा ये? देखें, ये पाकिस्तान का जो किरदार जो है, मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ और सिर्फ ये ईरान अमेरिका की जंग बंदी तक महदूद है। पाकिस्तान जो है वो इससे बढ़ के अब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक प्लेयर बन रहा है मशरक वस्ता के अंदर। और फिर ये जो जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, जो ब्रॉडर वेस्ट एशिया है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका की नई जियो स्ट्रेटजी जो है वो रोल आउट हो रही है। ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट शाया हुआ था ट्रंप व्हाइट हाउस की तरफ से 5 दिसंबर को, उसमें इसके ऊपर तफसील से बयान किया गया है कि वो क्या नई स्ट्रेटजी है। तो सुनने और देखने वालों के लिए आसान जबान में वो ये है कि अमेरिका कह रहा है कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से लेके अब तक अमेरिका जो है वो दुनिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए हैवी लिफ्टिंग करता रहा है, मिलिटरली और इकोनॉमिकली। बिल्कुल खर्चा बिल्कुल। भी हमने उठाया है, हम्म। और जो है हमारी फौजें भी जो है ना तैनात हुई हैं। ये अब जो है एक बर्डन है जिसको हम आपसे दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और शिफ्ट करना चाहते हैं। बाकायदा ये इस्तेलाह है, बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग की, ये दो कॉन्सेप्ट्स हम्म। तफसील से जो है ना एक्सप्लेन किए गए हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसका अब जाहिर है पूरी दुनिया पे करना है, तो मशरक वस्ता में कैसे होगा? मशरक वस्ता में आपको एलाइड और पार्टनर नेशंस की जरूरत है, जैसे आपको किसी और खत्ते में। यहां आपके एलाइज और पार्टनर्स कौन है? कुदरती तौर पे आपके, अगर सिर्फ वो जो महदूद नक्शा है, लिमिटेड नक्शा है मिडल ईस्ट का, उसमें तो 3 प्लेयर हैं आपके। तुर्की आपका एलाय है, ठीक। सऊदी अरब आपका बड़ा एलाय है, और आप इसराइल आपका एलाय है। तो ये 3 एलाइज आपके हैं। बाकी छोटे एलाइज हैं, कतर, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह, वो दूसरे लेवल पे हैं। प्राइमरी लेवल पे ये हैं। अब इसराइल का मसला ये है कि इसराइल की तुर्की और सऊदी अरब से नहीं बन आती। हम्म। और मजमुई तौर पे जो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था हमास का, उसके बाद से जो खित्ते में जंग छिड़ी थी, जिसको हम बंद करना चाह रहे हैं, जिसके इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो वो उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि वो जो पहले जो एब्राहम अकॉर्ड की बातें हो रही थी, वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो माहौल ही तब्दील हो चुका है। कशीदगी बहुत है। अब जैसे मैंने कहा, अदम एतमाद की इंतहा है हर तरफ। तो अब इसराइल का मसला यह है कि इसराइल बस अपने दिफा के चक्रों में है कि हिजबुल्लाह मुझ पे हमला ना करे, और फलस्तीनी जो हैं वो अगर उनको हम रियासत दे देते हैं तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो फिर हमारे मुल्क का क्या बनेगा? अगर गजा की तरफ से तो रॉकेट आ ही रहे थे, फिर ये हमला हो गया। और वेस्ट बैंक जो है, वहां पे भी जो है हम वो सेटलर क्यों बिठा रहे हैं? हम इसको आइडियोलॉजिकली देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। इसी तरीके से जो शाम के अंदर जो असद हुकूमत का जब तख्ता उल्टा, तो उसके बाद उन्होंने मजीद जो है फौजें भेजी, और वो गोलान हाइट से आगे करके वो मजीद शुमाल में वो उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट्स की, और दुरूज की पुष्पनाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वो क्यों? वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि अपना तहफ्फुज किया जाए। फिर ये ईरान के खिलाफ जंग हुई, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग हुई, इराकी मलेशियाज के साथ भी झड़पें चलती ही रहती हैं, और हूतीस के साथ भी चलती रहती हैं। तो ये जो इसराइल का पॉस्चर है, ये जो है वो एक डिफरेंट पैराडाइम है। यानी इसराइल अब उस सिक्योरिटी पॉस्चर में जो है वो अपने डिफेंस के थ्रू देखता है चीजें। तो जो मेन पिलर हैं उस स्ट्रेटजी के, वो तुर्की और सऊदी अरब है। बिल्कुल। तुर्की जो है, अब ईरान कमजोर हो गया, तुर्की और सऊदी अरब उभर के सामने आ गए हैं। लेकिन सऊदी अरब कोई स्ट्रेटेजिक ताकत नहीं है। सऊदी अरब जो है एक माली ताकत है, फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि उसके पेट्रोलियम के जखीरे हैं। लेकिन और काउंटर जी, इसमें इसराइल का आप जरा थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर दें कि ये पूरी जो इक्वेशन बन रही है, जो यूएस जो है पूरा स्ट्रेटेजिक बर्डन शिफ्ट करना चाह रहा है, तो ये तो इरिटेंट रहेगा, क्योंकि इसके का पूरा
जो डिफेंस का और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है बिल्कुल डिफरेंट है बाकी तीन एक्टर से। और अलायंस के भी कोई चांसेस इसमें नहीं है। तो ये चलेगा कैसे ये पूरा सेटअप? बेहतरीन सवाल है, और यही चैलेंज है ओबामा, सॉरी, ट्रंप इंतजामिया की, कि आपने बर्डन शेयरिंग और बर्डन शिफ्टिंग तो कर दी, लेकिन जो है वो जो आपके एलाइज हैं उनकी आपस में बन नहीं आती, बिलखसूस इसराइल की बन नहीं आती बाकी मुल्कों के साथ, और बाकी मुल्कों की इसराइल के साथ नहीं बन आती। तो कैसे आप करेंगे? तो इसी वजह से जो है वो जो इब्राहिम अकॉर्ड था, वो एक फ्रेमवर्क था, मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें, मतलब लुक एट इट एज अ स्ट्रेटेजिक टूल, और उसमें और मजीद कोई चीज नहीं है। वो ये नहीं है कि जी दोस्ती हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। वो ये है कि भाई आपके इख्तलाफात हैं वो तो हम दूर नहीं कर सकते, तो कोई वर्किंग रिलेशनशिप को कायम हो जाए तो बस उससे हम आगे मामला जो है चला सकें, क्योंकि अमेरिका खुद से अब इस खित्ते की सिक्योरिटी का चार्ज नहीं संभालना चाह रहा हो। ठीक है, तो यहां पे उसको तुर्की पे रिलाय करना है, सऊदी पे रिलाय करना है, जैसे इसराइल पे करना है। और तुर्की और सऊदी, इसराइल की नहीं बनती, सऊदी और इसराइल की भी जो है ना कशीदगी है। और फिर तुर्की और सऊदी भी जो है एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने जब ये देखा, तो कोई ये महज इत्तफाक नहीं है कि पिछले सितंबर में वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी ने पाकिस्तान के साथ उस पर दस्तखत किए और वो फाइनलाइज हुआ। वो क्यों हुआ? मतलब वो तो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो टाइमिंग है वो इस बात की अलामत है कि सऊदी अरब जो है वो अकेले ये बोझ नहीं संभाल सकता, उसको पार्टनर की जरूरत है। और उसको ये भी देखना है कि ईरान से तो जो है ना छुटकारा हासिल हो गया कुछ ना कुछ, तो वो कमजोर हो गया है, लेकिन इसके बदले में तुर्की बढ़ के ताकत बन गई है। फिर उनको वो सल्तनत उस्मानिया का दौर याद आ जाता है, जबकि सऊदी स्टेट जो मार्ज वजूद में आया था 18वीं सदी ईस्वी में, तो वो बगावत की सूरत में आया था, यानी उन्होंने बगावत की थी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, तो वो कशीदगी कायम है। ठीक है, तो वो एक अरब मेजोरिटी एरिया में तुर्कों का असर और रसूख जो है वो अरबों के लिए काबिल कबूल नहीं है। मजबूरी है, ईरान को काउंटर करने के लिए आपसे दोस्ती कर ली, फिर इसराइल भी है। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान को लाया गया कि पाकिस्तान एक टेक्निकली एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर है। हम्म। वो ना 3 में है ना 13 में है। फिर पाकिस्तान का इन्हिसार जो है वो सऊदी अरब पे बहुत ज्यादा है, हम्म। तो वो सऊदियों को कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान से। तो बिल्कुल। बल्कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर हम ये टैग टीम रखेंगे तो हम तुर्कों को भी चेक करेंगे, इसराइल को भी चेक करेंगे, ईरान को भी चेक करेंगे। तो हम्म। अब ये खिचड़ी पकी हुई है। तो जैसे आपने अर्ज किया कि जो है ये एक बहुत मुश्किल बैलेंस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों प्लेयर्स को, पाकिस्तान बशमूल, उनको इसराइल के साथ कोई मॉडस विवेंडी बनानी पड़ेगी कि हम्म। भाई आप, वरना मतलब बोर्ड ऑफ पीस में कैसे आप आगे चलेंगे, गजा को कैसे रिकवरी की तरफ लेके आएंगे? क्योंकि अमेरिका तो नहीं ले रहा ना इस, अमेरिका तो कह रहा है मैं तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हूं, बाकी काम तुम लोग करो, फौजें तुम भेजो, खर्चे भी तुम लोग करो बैठ के, हम तो नहीं करना चाह रहे। तो फिर ये इसराइल से कोई रिश्ता बनाए, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाए बगैर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब कि इसराइल से रिलेशन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि ये चारों मुल्क जो हैं इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि कहीं पे जाके सिंक्रोनाइज हो। पाकिस्तान स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ना बन सकता है, ना तुर्की बन सकता है। सऊदी अरब की अपनी है। तो यूएस इनको मैनेज कैसे करेगा? अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो फिर आएगी उधर ही कि इन चारों के रिलेशंस को मैनेज कैसे करें और इवॉल्व कैसे हो इनकी पार्टनरशिप। जी, बहुत अच्छा सवाल। देखें, आई थिंक कि वो हिस्सों में, जिम्मेदारियां हिस्सों में बढ़ जाएंगी। हम्म। और तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता कि कोई एक जो है, या ये कोई अलायंस बना लें तो ये अलायंस, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। हम्म। तो आई थिंक कि जो है डिवीजन ऑफ लेबर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो होगा। तुर्की के लिए ये है कि भाई आपका बॉर्डर लगता है सीरिया के साथ, तो आप सीरिया को मैनेज करें, और इराक जो है वो ईरान के ऑर्बिट में है, कोशिश करें कि वहां पे जो है आप अपना असर रसूख बढ़ाएं ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। बेशक जो है जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है तुर्की के लिए, तुर्की का ये एक है। फिर तुर्की जो है वो अमेरिका के लिए और भी काम कर रहा है।
रूस के हवाले से बहुत काम कर रहा है, यूक्रेन के हवाले से। अभी आप देखिए जो वजीर खारजा हैं तुर्किया के, वो हाकान फिदान साहब, वो यूक्रेनियन सदर जेलेंस्की के साथ एक ही जहाज में इस्तांबुल से बैठ के वो दमिश्क आए थे जी। और उन्होंने दौरा किया। तो वो भी काम हो रहा है। फिर अजरबैजान को इमदाद की आर्मीनिया के खिलाफ, वहां पे ट्रंप राउट बन रहा है। फिर सेंट्रल एशिया का इशू है, बॉल्कन्स का इशू है, यूरोपियन यूनियन का जो फ्यूचर का इशू है, लीबिया का इशू है, मतलब ग्रेटर मेडिटेरेनियन, सब सहारन अफ्रीका। तो तुर्की के हवाले बहुत सारे काम है। ठीक है, तो अमेरिका, तुर्की से अमेरिका बहुत सारे जो है वो काम अपने निकलवाएगा, जिनका ताल्लुक बराह रास्त ये जो नैरो बैटल बॉक्स है मिडिल ईस्ट का, उससे हटके है। बिल्कुल। अब रहा सऊदी अरब का मामला, तो सऊदी अरब जो है उनसे जो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि भाई देखें, हम आपको, कई सुदूर आए कई गए, अमेरिका में कई इंतजामिया आई, बुश 41 तक चले जाएंगी, तो उन्होंने सब ने यही कहा कि जी टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कोई भी इंतजामिया आपको ये टू स्टेट सोल्यूशन दे नहीं सकी उसकी, लेकिन वादे करती रही। मैं आपसे सच बोल रहा हूं कि ये अमेरिका के बस की बात ही नहीं है। हम्म। ठीक है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, बिल्कुल। आपके पास जो है मतलब कोई दौलत की कमी नहीं, इनफैक्ट आप हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका जिम्मा लीजिए, ये हम्म। जो फलस्तीनी तनाजा है इसका जिम्मा लीजिए। और ये इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसराइल के साथ बैठ के इब्राहिम अकॉर्ड करें। ठीक है, एक तो उनको तसल्ली हो जाएगी कि आप उनके खिलाफ नहीं है, फिर आप वो रिलेशनशिप यूज करके तो फलस्तीनियों के लिए कोई जगह बनाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से बोर्ड ऑफ पीस बना। हम्म। लेकिन इसमें उनको भी पता है कि सऊदी अरब अकेले काम नहीं कर सकता, मतलब ये जिम्मेदारी तो, पॉइंट पर्सन तो बना दिया, हम्म। पॉइंट एक्टर बना दिया, लेकिन उनको पता है अकेले उनके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं आप मिस्र से काम लें, ठीक है, कुछ मुआवनत उर्दन करेगा, कुछ पाकिस्तान करेगा, कुछ अगर ट्रूप्स की जरूरत है तो इंडोनेशिया कह रहा है वो करेगा, अजरबैजान भी जो है ना शामिल हो गया, आर्मीनिया भी शामिल हो गया है, और वो जो है काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान, वो भी जो है इसमें शामिल है। तो आप लीड लें और इस तनाजे को जो है किसी रिकवरी की तरफ लेके जाएं। आई थिंक दैट्स द जिम्मेदारी फॉर सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल एरियाज में इस वक्त काम कर रहा है। एक तो बॉर्डर पीस का मामला है, फिर यह है कि ये देखें, ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ जो साइन हुआ था, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका को बताए बगैर हुआ है, ये बल्कि अमेरिका की जो बर्डन शेयरिंग, बर्डन शिफ्टिंग की स्ट्रेटेजी है उसके एन मुताबिक हुआ है। बिल्कुल क्योंकि ठीक। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अमेरिका को बखूबी पता है कि सऊदी अरब की कमजोरियां क्या है। बिल्कुल। तो उस कमजोरी को पुर करने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब को भी मैनेज की हेल्प करेगा, सब पाकिस्तान गजा के अंदर भी जो है ना प्ले करेगा, और दीगर जो ब्रॉडर पैलेस्टीनियन इशू है। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा खुल के और इस वाजे तौर पे कहा है कि उनको वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन काबिल कबूल नहीं है। हम्म। उन्होंने कहा है कि अ, वो जो आईडीएफ है वो मौजूद इस वक्त तो काबज है गजा के ऊपर, ठीक है, लेकिन हम ये मुसलमान अरबी फौजें ला क्यों रहे हैं, इसलिए कि उनका कब्जा ना हो, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, तनाजे की जड़ यही है। तो वो ये तो नहीं कह रहे कि कल को फलस्तीनी रियासत माज़ वजूद में आ जाएगी, वो तो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन कम अज कम फलस्तीनियों के लिए कुछ इलाका, कोई ऑटोनमी, कोई जगह हो जहां पे वो अपने इख्तियारात जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन उनको मुआवनत की जरूरत है और बड़ा वक्त लगेगा। सो बिल्कुल। आई थिंक कि जो है ये जो काम है, ये है आर्किटेक्चर। फिर बीच में ईरान का मसला था कि यार ये सारा कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो डिसरप्टर है। बिल्कुल। ईरान ने, जब तक ईरान को हम वो मतलब एड्रेस नहीं करेंगे उनके इशू को, तो उनसे भी डील करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई आप आ जाएं, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दें, ये ड्रोन, अपना ये जो अपना आपके जो प्रॉक्सीज हैं इनकी सपोर्ट छोड़ दें, हम आपको भी इस आर्किटेक्चर में शामिल कर लेते हैं, आप भी स्टेक होल्डर बन सकते हैं। मेक ईरान ग्रेट अगेन का जो नारा लगा था वो यही था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। जब वो मान नहीं रहे थे तो फिर 12 दिन की जंग हुई पिछले जून, फिर से मुज़ाकरात शुरू हो गए, 6 महीने चले, और बीच में मुजाहरे शुरू हो गए, वो भी कत्लो गारत हुआ जो ना ईरान के अंदर। उसके बाद बावजूद इसके कि अमेरिका, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हेल्प इज ऑन द वे,
कि भाई मैं आप जो अवाम जो क्रश की जा रही है सड़कों पे, जो अवाम आई हुई है, बिल्कुल। उनकी हम मुआवनत करेंगे, लेकिन उस हम्म। मुआवनत नहीं की, बातचीत जारी रखी। हम्म। मस्कत में गुफ्तगू हुई और फिर 2 राउंड जिनीवा में हुए, लेकिन कोई उसमें पेशरफ नहीं हो सकी, वो मान नहीं रहे थे। ठीक है। तो फिर ये जंग फरवरी 28 को शुरू हुई है। अब ये है कि ईरान इनवर्ड लुकिंग होगा, क्योंकि ईरान को रिहेबिलिटेट होना है, स्टेबलाइज होना है, वो कुछ वक्त लगेगा। और पाकिस्तान वहां पे भी मदद करेगा कि बिल्कुल। भाई जी। इस आप जो है मैं आपको ईरान को भी मैनेज करें यार, उनको। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म है। ईरान के ऊपर मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस करने हैं उसके फ्यूचर के बारे में, और एक क्वेश्चन इस हवाले से भी, जो नया क्वेश्चंस इवॉल्व हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा एक इम्तिहान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस का और सिक्योरिटी की पैराडाइम्स है 76 ईयर्स के अंदर जो इवॉल्व हुई, तो वो तो पूरी इंडियन सेंट्रिक है। तो ये तो शिफ्ट लाना पड़ेगा, और ये डाइवर्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी पूरी डॉक्ट्राइन को। ये कितना आसान काम होता है कौमों के लिए इसको डाइवर्सिफाई करना। तो कौमें जब तरक्की करती हैं तो ऐसे ही मुश्किल काम उनको करने पड़ते हैं। तो अब तो पाकिस्तान वक्त के के लिए। बगैर तो वो हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूं हम उस वक्त पे आ चुके हैं, उस मोमेंट में आ चुके हैं कि जहां पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन अब तब्दील करनी है, नागुजीर है। देखें, वो जो हुआ, 87 घंटे की जंग हुई भारत के साथ पिछले मई में, बिल्कुल। वो जो है मैं उसको एक एक्सेप्शन समझता हूं, मैं रूल नहीं समझता उसको। वो एक कुछ हालात थे, उन कुछ मिसकैलकुलेशन उनके साथ हो गई और वगैरह वगैरह। तो आई, और फिर जो है अब पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि भारत के अंदर जो है फिर से कोई दहशतगर्दी हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है को अब एक नया रास्ता मिल गया है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भाई आप मेजर लीग जियो पॉलिटिक्स खेलें, ये छोटे छोटे जो आप जो है ना अपने जो तनाजों में आप पड़े हुए थे, इनको जरा साइड पे करें। मुझे ये बताइए कि ईरान के अभी कुछ पीस पैक्ट हो जाता है, कुछ भी सिचुएशन बनती है, ईरान के अंदर होगा क्या? क्या दोबारा से कोई अपराइजिंग का खतरा है, या यही रजीम कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी? उसका थोड़ा सा इबाम है हमारे जहनों में, उसकी तरफ जरा हमारी रहनुमाई कीजिए। जी, देखें, इस ईरान के अंदर एक एवोल्यूशनरी रेजिम चेंज का प्रोसेस जो है, मैं समझता हूं गुज़श्ता 15-20 साल से चला आ रहा है। यानी रेजीम अंदर से इवॉल्व हो रही है, कुछ अवामी दबाव है, कुछ इक्तसादी हालात हैं, कुछ जो है ना रेजीम की अपनी नालायकियां और गलतियां हैं कि उन्होंने जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे इस कदर तवज्जो दी कि वो लेने के देने पड़ गए उनको, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी उस पर ध्यान नहीं दिया, हम्म। और रेजीम जो है वक्त के साथ अनपॉपुलर होती गई। तो आई थिंक कि वो जो, और फिर इलीट के अंदर भी इख्तलाफात बहुत जो है, फैक्शनलाइजेशन, फ्रैगमेंटेशन हुई है। तो ये सिलसिला चला आ रहा था। मेरी एक रिपोर्ट थी अप्रैल 2024 की, अप्रैल 23 को शायद मैंने लिखी थी, 2 साल पहले। उसमें मैंने ये तफसील से बयान किया था कि ये अंदर से तब्दीली आ रही है, स्लोली आ रही है। अब ये जो अ, इलाकाई जंग जो छिड़ गई थी हमास के हमले के बाद, उसने उस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया। और अब वो जो है, मैं वो रिपोर्ट का नाम था पोस्ट खामिनी ईरान। मेरे जहन में उस वक्त ये नहीं था कि खामिनेई साहब जो हैं वो उनको हलाक कर दिया जाएगा इस जंग की मतलब ओपनिंग जो है ना स्टेजेस में, और साथ साथ उनके दीगर साथियों को भी। लेकिन वो हुआ है। तो अब जाहिर है हालात बहुत नाजुक हैं, सिचुएशन बहुत रॉ है। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि ईरानी क़यादत को पता है कि सिर्फ जंग बंदी उनको दरकार नहीं है, उनको सैंक्शन से छुटकारा हासिल करना है। और वो अमेरिका से कोई डील बनेगी तो होगा, क्योंकि उनको फाइनेंशियल जो है स्पेस चाहिए ताकि वो अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकें। फिर यह है कि उनको रिफॉर्म करने हैं। और रिफॉर्म कैसे होंगे, इतनी ज्यादा डिसएग्रीमेंट है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि मतलब आप सोचें कि इस जो आदादो शुमार जो गवर्नमेंट खुद रिलीज करती है, उससे तो यही पता चलता है कि एटलीस्ट 3/4 इफ नॉट 80% अवाम जो है वो कहती है यार ये क्या रजीम है, खुदारा इससे हमारी जान छुड़ाओ। ठीक है। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो 10-20% हैं। अब वो जो मुखालफीन हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि बस जो है
वो हम इसराइल के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं कि अगर उसके नतीजे में ये रजीम से हमारा जान छूट जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग दरमियान में जो हैं, जो साइलेंट मेजोरिटी होती है, वो कहती है यार देखो रेजीम तो है ही जो है वो कमबख्त बुरी, लेकिन अगर ये गिर जाती है तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लीबिया बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा, इराक बन जाएगा, यमन बन जाएगा। वो नहीं हम चाहते। तो ये मुख्तलिफ आरा के लोग हैं। रेजीम की अब नई क्यादत है, वो किस तरीके से इन सारे ताने बानों को मिलाकर तो आगे का रास्ता नापेंगे, ये एक बहुत तवील सफर है। हम्म। पैसे लेकिन आ भी जाएं आप तो कैसे, मसला हल नहीं होगा। आपके क्या असेसमेंट है इस जो पूरा डाइवर्स ओपिनियन है ईरान में, ये कहाँ पे जाके कल्मिनेट होगा? क्या कोई मॉडर्न ईरान बनेगा, मॉडरेट बनेगा, ऐसे ही रहेगा, या से भी ज्यादा सख्त और हार्डलाइनर स्टेट बन जाएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने भी इस्लामिज्म पे बड़ा काम किया है, तो मैं उसी पैराडाइम को लेते हुए आपको ये सवाल का जवाब दूंगा कि मैं समझता हूँ कि इस्लामिज्म का दौर खत्म हो गया है। ठीक। आई थिंक कि जो है इस्लामिज्म जो है, और उसके भी तरह तरह के फ्लेवर्स हैं ईरान के अंदर, हर मुख्तलिफ तरह के इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं। आई थिंक वो उनकी जो वो है, देव रीच द एंड ऑफ द रोड। लेकिन देखें, किसी भी चीज से अचानक आप छुटकारा नहीं हासिल कर पाते, ठीक है? तो हम्म। वो आइडियोलॉजी जो है कमजोर होते होते वो वक्त लेगी। लेकिन वहां पे आपको एक ईरानियन नेशनलिज्म जरूर है, वो नहीं जाएगा, ठीक है? फिर ईरान सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, वो उनका एक इंपीरियल भी माइंडसेट है, क्योंकि उनकी तारीख है कि हम एक बहुत बड़ी एम्पायर रहे हैं, और मतलब हजारों सालों पे मुहित एक अपना हिस्ट्री है उनकी। तो वो उस जाविये से भी देखते हैं, तो वो अपने आप को ग्रेट पावर भी समझते हैं। फिर ये है कि उनके अंदर जो है माइनॉरिटीज हैं, आजेरीज हैं, बलोच हैं, तुर्कमेन हैं, अरब हैं, कुर्द हैं, उनको कैसे लेके चला जाएगा? तो वो ये रेजीम का जो सोल्यूशन था वो ये था कि जी मजहब इंपोज कर दो, तो मजहब एक ही है तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अब वो भी नहीं रहा। तो आई थिंक कि जो है प्रैग्मेटिक होगा। मॉडरेट का मतलब भी क्या है? मतलब मॉडरेट भी तो तरह तरह के हैं ना। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये प्रैग्मेटिक होंगे। इनका मुस्तकबिल अगर ये रेजीम जो है ये बरकरार रहती है और इवॉल्व होती है, तो मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरीके से तब्दील होगी। मैं समझता हूं कि इसकी मुमासलत ऐसी है कि जैसे चाइना ने अमेरिका के साथ एक डेटांट कर लिया था 70 की दिहाई में, और वो फिर जो है वो एक रिलेशनशिप, मतलब वो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था। अमेरिका ने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी की, टेक्नोलॉजी भी दी, इतनी बड़ी जियो इकोनॉमिक ताकत चीन बना पिछली कई दिहाइयों में। उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो अमेरिका का दोस्त नहीं बना ना, अमेरिका को फिर भी वो चैलेंज कर रहा है। तो आई थिंक कि ये एक देरीना चैलेंज होगा कि ईरानी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं उनको कैसे अकोमोडेट किया जाए इस बर्डन शेयरिंग, बर्डन शिफ्टिंग की उस पूरी पैराडाइम में। फिर ये भी याद रहे कि एक तारीखी तौर पे सन 1000 ईस्वी से लेके अब तक तुर्क्स और जो पर्शियंस हैं वो राइवल्स रहे हैं बिल्कुल। ग्रेट पावर स्टेटस के लिए। एक बड़ी लंबी तारीख है, सल्जुकों के दौर से फिर उस्मानी आ गए, और फिर जो है वो सफवी आ गए वगैरह वगैरह, तो वो तारीख सबको पता है। तो मैं समझता हूं कि ये इनको किसी तरीके से जो है वो आपको डील करना पड़ेगा। लास्ट वर्ड ये है कि जब ये इंपीरियल दौर अपने अरूज पे था, एक तरफ उस्मानी थे, दरमियान में सफवी थे, और जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, यहां मुगल थे। हम्म। तो आई थिंक कि यही इसी तरह की कोई पिक्चर मर्ज वजूद में आ रही है कि पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा। इस दफा फर्क यह है कि अरब भी हैं, यानी सऊदी अरब भी है। तो आई थिंक कि ये किसी तरीके से यहां बैलेंस ऑफ पावर होगा, और वो शेप करेगा ईरान के अंदरूनी बिहेवियर को, और ईरान का अंदरूनी बिहेवियर उनके एक्सटर्नल बिहेवियर को शेप करेगा। तो जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं इस इलाके के ऊपर, तो उनके लिए तो ये बड़ी जरखेज जमीन है। बिल्कुल। करने में भी बड़ा मजा आ रहा था गुफ्तगू का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। बहुत सारे पहलू हैं जो अभी तशना है, और अगर अगले हफ्ते आप हमें वक्त देंगे, और ख़ास तौर के ऊपर अगर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में दोबारा हो जाते हैं तो उसके एक दो दिन के बाद, तो तब शायद सूरत हाल
थोड़ी सी वाज़ेह हो तो फिर हम आपसे उसके ऊपर तजिया लेंगे, आपकी राय लेंगे। जी इंशाल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया करुण भाई, आपके वक्त का, बहुत कीमती वक्त का।